नमस्ते बच्चों, पिछले क्लास में हमने चर्चा कर ली थी ऑक्सीजन और उसके कंपाउंड की इन ग्रुप नंबर 16 और अब हम डिस्कस करेंगे सल्फर और उसके कंपाउंड्स। Sulfur is the second member of the oxygen family and belongs to group number 16 as we all know that, and its electronic configuration is 3s2 3p4, that is the valence shell configuration. Occurrence: sulfur occurs in the earth crust to the extent of 0.05%. ये फ्री स्टेट में भी रहता है और कंबाइंड स्टेट में भी रहता है। सल्फर ओर्स में सल्फाइड्स और सल्फेट्स के फॉर्म में पाया जाता है। शायद आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज कैल्कोजेंस। व्हाई दीज एलिमेंट्स आर नोन एज कैल्कोजेंस? बिकॉज दीज आर द ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। 90% of the ore are of oxides, sulfides and sulfates. Here are the some important ores of sulfur in the form of sulfide and sulfate ores. बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। First is iron pyrite, formula is FeS2 and it is also known as fool's gold. Remember the structure of FeS2. In FeS2 there is a peroxide linkage between sulfur and sulfur. So it will show -1 oxidation state, it will also show -1 oxidation state, hence the oxidation state of iron in FeS2 is +2। तो ये स्ट्रक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मैं FeS2 से आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूँ तो इट्स कम्ड आउट टू बी +4, लेकिन आयरन कभी भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, ये जनरली +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सेकेंड वन इज गैलेना, दैट इज PbS। Third one is copper pyrite, that is CuFeS2, and the last one sulfide ore is cinnabar, that is HgS. Gypsum is calcium sulfate .2H2O. Ipsum is magnesium sulfate .7H2O. ये क्वेश्चन नीट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। What is the formula of Ipsum salt? Barytes is BaSO4 and zinc blende is ZnS. Allotrope in sulfur. अगर मैं सल्फर के एलोट्रॉप्स की बात करूं तो इन जनरल मुझसे कहा जाता है कि सल्फर के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो सल्फर के 4 एलोट्रॉप्स हमें देखने को मिलते हैं। अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर, गामा सल्फर और डेल्टा सल्फर। इनके और भी कई सारे नाम हैं, आइए उन्हें देखते हैं। सबसे पहले हमने बात की है रोम्बिक सल्फर की, विच इज ऑल्सो नोन एज ऑक्टाहेड्रल सल्फर और अल्फा सल्फर। यही है वो अल्फा सल्फर जिसे हम क्या कह रहे हैं, रोम्बिक और ऑक्टाहेड्रल। रोम्बिक और ऑक्टाहेड्रल। सो इट इज अ ब्राइट येलो सॉलिड। इट इज soluble in CS2 and stable at room temperature। यही है वो S8। All other varieties of sulfur gradually changes into its form on standing। रखा रहने पर चेंज हो जाते हैं। नंबर 2 इज मोनोक्लिनिक सल्फर, प्रिज्मेटिक सल्फर, और इसी को हम कहते हैं बेटे बीटा सल्फर। इट इज प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग सल्फर एंड देन कूलिंग इट, द क्रस्ट इज फॉर्म्ड। अब समझें जरा कि अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर के बीच में इज देयर एनी रिलेशन? On removing the crust, needle-shaped crystals of monoclinic sulfur separate out. It is a dull yellow in color. तो हमें जो मुद्दे की बात याद रखनी है वो ये रखनी है कि इसका कलर क्या है, डल येलो। अल्फा सल्फर का कलर क्या था, ब्राइट येलो था। अब बेटा ये जो बीटा सल्फर होता है ना, ये स्टेबल होता है अप टू एंड अबव 369 केल्विन। मतलब 369 केल्विन तक या उससे ज्यादा टेम्परेचर पर ये क्या है, स्टेबल है। बिलो 369 केल्विन ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अल्फा सल्फर में, यानी कि रोम्बिक सल्फर में। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 369 केल्विन पर अल्फा और बीटा सल्फर दोनों ही कोएग्जिस्ट करते हैं, और ये टेम्परेचर कौन सा, 369 केल्विन, इट इज नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। और इस टेम्परेचर पर सल्फर के जो दोनों फॉर्म है जो कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, अल्फा और बीटा, उन्हें हम कहते हैं एनेंशियोट्रॉपिक सल्फर। देखें जरा आगे, ये भी सॉल्युबल है CS2 में और स्टेबल है अबव 369 केल्विन। बिलो दिस टेम्परेचर इट चेंजेस इनटू रोम्बिक फॉर्म, दैट इज अल्फा फॉर्म। Thus at 369 Kelvin both these varieties coexist and this temperature is known as transition temperature। इस टेम्परेचर को किस नाम से जानते हैं,
ट्रांजिशन टेम्परेचर के नाम से जानते हैं, और ये दोनों सल्फर को हम क्या कहते हैं, एनेंशियोट्रॉपिक सल्फर कहते हैं. It also exists as molecule is similar to that of rhombic sulfur, but the symmetry of the crystal is different. ये देखिए मैंने आपको S8 का स्ट्रक्चर बनवाया था, ये वही S8 का स्ट्रक्चर है विच इज क्राउन शेप. यहां पर सभी सल्फर, ऑल द सल्फर एटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड. सभी सल्फर एटम क्या है यहां, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. प्लास्टिक सल्फर या अमार्फस सल्फर या गामा सल्फर. बेटा हमें पता है कि अमार्फस सॉलिड आर सुपर कूल्ड लिक्विड, तो हमारा जो प्लास्टिक सल्फर है यानी कि अमार्फस सल्फर है, ये भी एक सुपर कूल्ड लिक्विड है. ये CS2 में इंसॉल्युबल है. इट इज इंसॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड. सॉफ्ट है, अमार्फस है, और इसमें सल्फर एटम की लॉन्ग जिग जैग चेन होती हैं. सल्फर 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 और सल्फर. Colloidal or delta sulfur, it is prepared by passing H2S through a solution of an oxidizing agent of water or by treating sodium thiosulfate with dilute HCl. इसकी रिएक्शन लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट है. अगर मैं H2S की रिएक्शन कराता हूं हैलोजन से यानी कि X2 से, यहां X क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, याद रखें फ्लोरीन नहीं है, तो हमें मिलेगा कोलाइडल सल्फर और साथ में 2HX. सो दिस इज द रिलेशन, दिस इज द रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोलाइडल सल्फर. Properties of sulfur: it burns in air with a blue flame forming SO2 and gives sulfur hexafluoride with fluorine and sulfur monochloride with chlorine. सल्फाइड्स फॉर्म करता है कैसे मेटल्स के साथ, सोडियम, कैल्शियम, जिंक, मरकरी, आयरन, कॉपर, और HNO3 को NO2 में रिड्यूस कर देता है, H2SO4 को SO2 में रिड्यूस कर देता है. अगर मैं सल्फर की रिएक्शन किससे करा रहा हूं, HNO3 से. आपको पता है ये एक नॉन मेटल है और HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. वो इस नॉन मेटल को यानी कि सल्फर को कन्वर्ट करेगा H2SO4 में और खुद रिड्यूस हो जाएगा NO2 में. याद रखेंगे जब ये NO2 में रिड्यूस होगा तो ये कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 होगा, क्योंकि हमने नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ में ये बात पढ़ रखी है. ऐसे ही मान लीजिए अगर मैं सल्फर की रिएक्शन कराता हूं H2SO4 से, तो H2SO4 सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज करेगा और खुद भी सल्फर डाइऑक्साइड में रिड्यूस होगा. सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ सल्फर विद H2SO4. विद NaOH सोल्यूशन ऑन हीटिंग, जब मैं सल्फर की रिएक्शन NaOH के साथ कराता हूं तो मुझे मिलता है Na2S और साथ में Na2S2O3. यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, मैं एक बार शायद पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, फिर से कर देता हूँ. नॉन मेटल्स विद एल्कली, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नॉन मेटल विद एल्कली गिव्स डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. gives disproportionation reaction. तो ये जो रिएक्शन हो रही है NaOH के साथ S8 यानी कि सल्फर की, ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है. यूजेस ऑफ सल्फर: इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैचेस, माचिस, गन पाउडर जो मिक्सचर है चारकोल का, सल्फर का और पोटेशियम नाइट्रेट का. एक्सप्लोजिव एंड फायरवर्क्स, SO2 बनाता है, H2SO4 बनाता है, कार्बन डाइसल्फाइड बनाता है और डाइज बनाता है. सल्फर ड्रग्स एंड ऑइंटमेंट्स आर यूज्ड फॉर क्यूरिंग स्किन डिजीज. जितने भी ऑइंटमेंट आते हैं जो डर्मा से रिलेटेड होते हैं यानी कि स्किन से रिलेटेड होते हैं, दे ऑल कंटेन सल्फर. एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ रबर, दैट इज फॉर द बल्कनाइजेशन ऑफ रबर. अब हम बात कर रहे हैं कंपाउंड ऑफ सल्फर की, और कंपाउंड ऑफ सल्फर में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड की.
तो हाइड्रोजन सल्फाइड का लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कि मैं फेरस सल्फाइड की रिएक्शन H2SO4 से कराता हूँ, तो मुझे फेरस सल्फेट मिलता है और साथ में क्या मिलता है, H2S। लैब में हो रहा है, जिस एपरेटस में ये रिएक्शन हो रही है, दैट एपरेटस इज नोन एज कीप्स एपरेटस। उस एपरेटस को क्या नाम देता है, कीप्स एपरेटस नाम देते हैं। It is a colorless gas having false smell resembling that of the rotten egg। तो याद रखना है, स्मेल से भी इन कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। इसकी स्मेल क्या है, रॉटन एग के जैसी है। इट रिएक्ट विद मैनी कैटाइंस ऑफ ग्रुप 2 एंड ग्रुप 4 टू गिव कलर्ड सल्फाइड। लेकिन मैं इसमें एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऐड करना चाहता हूं, और वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है प्रिपरेशन ऑफ प्योर H2S। प्रिपरेशन ऑफ प्योर H2S। इसमें मैं एंटीमनी सल्फाइड यानी कि Sb2S3 की रिएक्शन कराता हूं बच्चों HCl के साथ, तो मुझे मिलता है SbCl3 और साथ में मुझे मिलता है H2S विच इज प्योर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि प्योर गैसेस का प्रिपरेशन वो हमसे पूछ लेता है, प्योर हाइड्रोजन किस रिएक्शन से बनता है, प्योर नाइट्रोजन किस रिएक्शन से बनता है, प्योर H2S किस रिएक्शन से बनता है। देखिए, कॉपर +2 के साथ जब मैंने रिएक्शन कराई तो क्यूप्रिक सल्फाइड बना, कैडमियम +2 के साथ कराई तो कैडमियम सल्फाइड बना, निकल +2 के साथ कराई तो निकल सल्फाइड बना, और कोबाल्ट +2 के साथ कराई तो कोबाल्ट सल्फाइड बना। ये तीनों ही ब्लैक हैं, केवल कैडमियम सल्फाइड जो है इट इज़ येलो इन कलर। बेटा ये कलर हालांकि आप सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ेंगे, लेकिन अगर याद रख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। The solubility of sulfide can be controlled by the H plus ion concentration, and therefore H2S find extensively used in the qualitative analysis of cation radicals। cation radicals मतलब बेसिक रेडिकल्स, जिनके लिए हम सॉल्ट एनालिसिस में टेस्ट पढ़ते हैं। अब बात करें इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। सॉरी, ठीक है। तो जब मैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करता हूं, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करता हूं, तो मुझे पता है कि H2S इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। H2S एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब H2S की जो रिएक्शंस होंगी वो डेफिनेटली रिडॉक्स रिएक्शन होंगी। मतलब H2S जिन कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करेगा वो कंपाउंड्स क्या होंगे, वो कंपाउंड्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। ठीक है जी, चलो जरा देखते हैं। मेरे पास है H2S, मैं रिएक्शन करा रहा हूं H2SO4 से, रिएक्शन करा रहा हूं HNO3 से, रिएक्शन कराऊंगा KMNO4 से, रिएक्शन कराऊंगा K2Cr2O7 से, और रिएक्शन करा देता हूं हैलोजन से। लेकिन फिर से बोल रहा हूं, यहाँ हैलोजन जो होंगे वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होंगे। अगर मैं अलग से फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कराता हूं तो वो डिफरेंट होगी, तो मैं वो भी रिएक्शन लिख देता हूं। अब एक बात याद रखिएगा, फ्लोरीन को छोड़कर, सर फ्लोरीन को क्यों छोड़ते हैं, बिकॉज फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्लोरीन को छोड़कर ये सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2S को कोलाइडल सल्फर में ऑक्सीडाइज करेंगे। H2S को किसमें ऑक्सीडाइज करेंगे, कोलाइडल सल्फर में। ये सभी H2SO4 भी, HNO3 भी, KMNO4 भी, K2Cr2O7 भी, हैलोजन भी, फ्लोरीन को छोड़कर बाकी सभी H2S को ऑक्सीडाइज किसमें करेंगे, कोलाइडल सल्फर में करेंगे।
तो भैया मेरे पास बन गया कोलाइडल सल्फर यहाँ भी, कोलाइडल सल्फर यहाँ भी, कोलाइडल सल्फर यहाँ भी, कोलाइडल सल्फर यहाँ भी और कोलाइडल सल्फर यहाँ भी। और खुद क्या होंगे? खुद होंगे रिड्यूस। तो अब जब खुद रिड्यूस होंगे तो क्या बनाएंगे? H2SO4 ऑक्सीडाइज तो कर दिया उसने H2S को सल्फर में, खुद रिड्यूस हो जाएगा SO2 में। और चूंकि रिडॉक्स रिएक्शन है तो साइड प्रोडक्ट इज वाटर, इससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट कौन सा है और हमें मतलब है रिड्यूस्ड प्रोडक्ट कौन सा है। तो H2SO4 सल्फर को ऑक्सीडाइज कर रहा है कोलाइडल सल्फर में एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड इनटू SO2, HNO3 पर आ गया। HNO3 भी H2S को किस में कन्वर्ट कर रहा है? कोलाइडल सल्फर में कर रहा है और खुद रिड्यूस होगा, खुद रिड्यूस होकर बनाएगा NO2। फिर से बोल रहा हूं, चूंकि रिडॉक्स रिएक्शन है तो साइड प्रोडक्ट मस्ट बी वाटर। अब ये NO2 रिलीज हुआ है, इसका मतलब ये जो एसिड होगा ये क्या होगा? कॉन्संट्रेटेड होगा। क्या होगा? कॉन्संट्रेटेड होगा। KMNO4 की बात करता हूं। KMNO4 भी H2S को कोलाइडल सल्फर में ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद रिड्यूस हो रहा है Mn+2 में। रिडॉक्स रिएक्शन है, वाटर रिलीज होगा एज अ साइड प्रोडक्ट। K2Cr2O7 H2S को ऑक्सीडाइज कर रहा है कोलाइडल सल्फर में, खुद रिड्यूस होगा Cr+3 में और साथ में वाटर। फिर से मुझे मतलब है यहाँ इससे, 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 इस NO2 से, इस सल्फर से, इस Mn+2 से, इस सल्फर से Cr+3 से। X2 यानी कि हेलोजेंस एक्सेप्ट फ्लोरीन सल्फर को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, H2S को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं कोलाइडल सल्फर में और खुद रिड्यूस हो रहे हैं और बना रहे हैं HX। क्या बना रहे हैं? HX यानी कि हैलाइड। फ्लोरीन क्या करता है? चूंकि फ्लोरीन एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो H2S के सल्फर जो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है उसे उसके मिनिमम यानी कि -2 ऑक्सीडेशन स्टेट से मैक्सिमम यानी कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज कर देता है। मतलब फ्लोरीन व्हेन रिएक्ट विद H2S इट विल फॉर्म सल्फर हेक्साफ्लोराइड एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड इनटू हाइड्रोजन फ्लोराइड और खुद हाइड्रोजन फ्लोराइड में रिड्यूस हो जाता है। तो बेटा ये कॉमन हमारे पास प्रोसेस आया ना कि कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर H2S के साथ रिएक्शन करेगा तो वो H2S को किस में कन्वर्ट कर देगा? वो H2S को कोलाइडल सल्फर में कन्वर्ट कर देगा। तो दीज आर दी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब मैं आ जाता हूं सल्फर के ऑक्साइड्स पर। सल्फर के कई सारे ऑक्साइड्स होते हैं जिसमें से हम बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड आर इंपॉर्टेंट। सल्फर ट्राइऑक्साइड भी आफ्टर डिकम्पोजिशन सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है और ऑक्सीजन देता है। चलिए बात कर रहा हूं किसकी? सल्फर डाइऑक्साइड की। तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय बर्निंग सल्फर और आयरन पायराइट इन एयर। सो दिस इज द रिएक्शन व्हेन सल्फर गेट ऑक्सीडाइज, मतलब व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट विल फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। When iron pyrite will get oxidized, it will form ferric oxide along with sulfur dioxide. और कोई भी method of preparation है? ये रहा भैया। In lab, it is prepared by heating copper turnings with concentrated H2SO4. तो ये जो रिएक्शन इन्होंने मुझे दे रखी है कॉपर की H2SO4 के साथ, एक्चुअली ये रिएक्शन जो है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है। इस रिएक्शन को हम समझते हैं कि ये रिएक्शन हमसे क्या कहना चाहती है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया? इस कॉपर की रिएक्शन कराई H2SO4 से। अब मैं देख रहा हूं यार कॉपर तो मेटल है, तो क्या वो एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा? लग तो रहा है कर लेगा, लेकिन हम कह रहे हैं नहीं करेगा। प्रश्न उठता है क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे आता है। कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे आता है और जब हाइड्रोजन से नीचे आता है तो मतलब हाइड्रोजन से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और हाइड्रोजन से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो निश्चित रूप से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। नहीं कर सकता तो क्या होगा? तो बेटा ये H2SO4 इस कॉपर को ऑक्सीडाइज करेगा। सबसे पहले क्या करेगा? H2SO4 कॉपर को ऑक्सीडाइज करेगा और ऑक्सीडाइज कर कर बनाएगा CuO। अब चूंकि इसने कॉपर को ऑक्सीडाइज कर दिया है तो खुद रिड्यूस होगा और सल्फ्यूरिक एसिड आफ्टर रिडक्शन बनाता है SO2। चूंकि रिडॉक्स रिएक्शन है, हाइड्रोजन दिख रहा है मुझे, ऑक्सीजन दिख रहा है, तो साइड प्रोडक्ट इज वाटर। ये मैंने कर दिया।
अब सेकंड स्टेप में यही क्यूप्रिक ऑक्साइड फर्दर H2SO4 के साथ रिएक्शन, और जब ये फर्दर H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो अब आयन एक्सचेंज पॉसिबल है। आयन एक्सचेंज होगा तो क्या बनेगा, CuSO4 बनेगा और साथ में बनेगा H2O। अब जब आप इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर देंगे तो आपको ये रिएक्शन मिल जाएगी। देखिएगा जब मैं इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ता हूं, क्योंकि मुझे तो नेट रिएक्शन लिखनी है, तो केवल यही कैंसिल होंगे। कॉपर प्लस 2H2SO4 गिव्स अस CuSO4 SO2 और साथ में 2H2O। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। Sulfur dioxide can also be prepared by the reaction of silver with H2SO4. Same reaction happened. When silver react with H2SO4, it will form silver oxide, that is Ag2O, SO2 and H2O. Further Ag2O react with H2SO4 to form Ag2SO4 and H2O. और सल्फर डाइऑक्साइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन की चर्चा कर लेते हैं। Reaction of bisulfite and sulfides with HCl। मैं बाइसल्फाइड्स और सल्फाइड्स की रिएक्शन किससे करा दूं, HCl से करा दूं। क्या बनेगा भाई, मैंने ले लिया NaHSO3 और रिएक्शन करा दी है HCl के साथ, तो मुझे मिलेगा NaCl और साथ में मिलेगा H2SO3। अगर मैं सल्फाइड यानी कि Na2SO3 की रिएक्शन कराता हूँ किसके साथ, HCl के साथ, तो मुझे मिलेगा NaCl और फिर से मिलेगा H2SO3। बेटा H2SO3 नेचर में फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, तो ये फर्दर डिकम्पोज हो जाता है SO2 में और H2O में, फर्दर डिकम्पोज हो जाता है SO2 में और H2O में। तो दिस इज अगेन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। एक और रिएक्शन है जो मैं आगे डिस्कस करूंगा आपसे सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन की। सबसे पहले मैं देखता हूँ, इट इज अ कलरलेस गैस विद इरिटेटिंग एंड सफोकेटिंग स्मेल लाइक बर्निंग सल्फर, लाइक स्मेल लाइक बर्निंग सल्फर। Burning sulfur. SO2 molecule has a band structure with a OSO bond and bond angle is 119 degree. Sulfur is sp2 hybridized. किसमें, SO2 में। जो एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन था वो था बाय हीटिंग कैल्शियम सल्फेट या डेड बर्न प्लास्टर विद रेड हॉट कोक। बेटा ये रिएक्शन का इंपॉर्टेंस इसीलिए है कि इस रिएक्शन से जो सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है हमें उसकी मैक्सिमम यील्ड मिलती है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है किसका, सल्फर डाइऑक्साइड का। क्या हो रहा है, कैल्शियम सल्फेट यानी कि CaSO4 के साथ मैं रिएक्शन करा रहा हूँ रेड हॉट कोक यानी कि कार्बन की। कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये हमें मिलता है CaO, साथ में हमें मिलता है CO2 और साथ में हमें मिलता है SO2। तो ये जो SO2 है बेटा, ये SO2 हमें लार्ज अमाउंट में मिलता है, लार्ज यील्ड। ये SO2 का स्ट्रक्चर है जिसमें दोनों बॉन्ड्स p पाई d पाई बॉन्ड्स हैं, p पाई d पाई बॉन्ड्स, बिकॉज सल्फर का d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ, दैट्स व्हाई दिस बॉन्ड इज p पाई d पाई बॉन्ड। पूछ लिया जाता है कि इनमें से किस मॉलिक्यूल में दो p पाई d पाई बॉन्ड्स हैं। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की चर्चा कर लेते हैं।
देखिए सबसे पहले तो मैंने सल्फर की जो केमिकल रिएक्शन लिखी है उसमें रिएक्शन लिखा है एडिशन रिएक्शन, मतलब जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो एडिशन रिएक्शन शो करता है, और एडिशन रिएक्शंस वो होती हैं जिनमें कोई साइड प्रोडक्ट नहीं होता, सीधे सीधे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सम अप हो जाते हैं। जैसे SO2 की रिएक्शन मैंने कराई Cl2 से तो मुझे मिला SO2Cl2, मैंने PbO2 की रिएक्शन कराई SO2 से तो मुझे मिला PbSO4। अब सल्फर डाइऑक्साइड में जो सल्फर है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, सल्फर का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2, सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +6। तो जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो है इंटरमीडिएट, मतलब ना तो मिनिमम है और ना ही मैक्सिमम है। मतलब सल्फर के पास सल्फर डाइऑक्साइड में चांस है कि वो रिड्यूस भी हो सकता है और वो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है। तो ऐसे सभी मॉलिक्यूल जिनमें सेंट्रल एटम अपने इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है वो सभी मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव करते हैं। वो सभी किसकी तरह बिहेव करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो सल्फर भी वही काम करता है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, जब बेटा मैं आपसे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज की बात करता हूं तो मैंने ले लिया SO2, रिएक्शन कराऊंगा किसके साथ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ। ये लीजिए मैंने करवा दी रिएक्शन किसके साथ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फेरिक सल्फेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब बेटा कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो XYZ, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि SO4-2 में कन्वर्ट कर देता है। मतलब इन तीनों में जो आपका प्रोडक्ट होगा वो SO4-2 ही होगा, जो सल्फर का ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है, क्योंकि सल्फर यहाँ पर रिड्यूसिंग नेचर शो कर रहा है। और ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं दे विल गेट रिड्यूस्ड। तो अब ये रिड्यूस होगा तो आपको पता है KMnO4 आफ्टर रिडक्शन क्या बनाता है? Mn+2 बनाता है। K2Cr2O7 आफ्टर रिडक्शन क्या बनाता है? Cr+3 बनाता है। और फेरिक सल्फेट आफ्टर रिडक्शन क्या बनाएगा? फेरस सल्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा? फेरस सल्फेट बनाएगा। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। चूंकि ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है तो ये क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। SO2 की रिएक्शन अगर मैं कराता हूं और खुद कोलाइडल सल्फर में बेटा रिड्यूस हो जाएगा। मैंने करा दी SN+2 से, मैंने करा दी कार्बन मोनोऑक्साइड से, मैंने करा दिया Hg+ से, और मैंने करा दिया FeO से। तो आप देखेंगे ये बन जाएगा SN+4 साथ में कोलाइडल सल्फर, CO2 साथ में कोलाइडल सल्फर, Hg+2 साथ में कोलाइडल सल्फर, और यहाँ बनाता है बेटा ये Fe2O3 और साथ में FeS। तो ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर दी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड बच्चों अब हम बात कर रहे हैं किसकी? सल्फर ट्राइऑक्साइड की। तो इट इज फॉर्म बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। दिस इज द मोस्ट कॉमन रिएक्शन। 2SO2 + O2 gives us 2SO3. In the gaseous phase, it exists as planar triangular molecule species involving the hybridization of sulfur atom. It has 3 SO sigma bonds and 3 SO pi bonds. So SOS bond angle is 120 degree and its hybridization is sp2. इसका hybridization क्या है? sp2 है। ये देखिए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। हमें पता है कि पाई बॉन्ड्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं,
तो वी हैव टोटल हाउ मैनी सिग्मा बॉन्ड्स, 3 सिग्मा बॉन्ड्स, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। यहाँ तीनों बॉन्ड्स जो हैं वो p पाई d पाई बॉन्ड्स हैं, सल्फर का d और ऑक्सीजन का p ओवरलेप कर रहे हैं। चलिए, यहाँ मुझे आपसे जो चर्चा कर लेनी चाहिए वो चर्चा कर लेनी चाहिए ब्लीचिंग एक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन बड़ा हाईलाइटेड रहता है, एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन ये दोनों ही क्या है, ब्लीचिंग एजेंट है, दोनों ही क्या है, ब्लीचिंग एजेंट है। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड का जो ब्लीचिंग एक्शन होता है बेटे वो होता है टेम्परेरी, और क्लोरीन का जो ब्लीचिंग एक्शन होता है बेटे वो होता है परमानेंट। तो हमसे पूछता है कि वाई द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज टेम्परेरी एंड द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज परमानेंट। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज टेम्परेरी बिकॉज इट ब्लीचेस थ्रू रिडक्शन, while the bleaching action of chlorine is permanent as it bleaches through oxidation। क्लोरीन में मैं क्लोरीन के ब्लीचिंग एक्शन की बात करूंगा, अभी मैं सल्फर डाइऑक्साइड के ब्लीचिंग एक्शन की बात कर रहा हूं। ब्लीचिंग एक्शन of sulfur dioxide is temporary as it bleaches through as it bleaches through reduction, मतलब थ्रू नेसेंट हाइड्रोजन। देखें जरा, हमने आपको बताया था कि जो मॉइस्ट एक्शन होता है, मतलब जो ब्लीचिंग एक्शन होता है डेट विल बी मॉइस्ट, मतलब विदाउट वाटर नहीं होता, ओजोन को छोड़कर। इसलिए हमने बोला था कि ओजोन का ब्लीचिंग एक्शन जो होता है वो ड्राई ब्लीचिंग एक्शन होता है। तो यहां से बेटा मुझे मिलता है H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल है तो ये आफ्टर डिसोसिएशन मुझे देता है H प्लस आयन और HSO3 माइनस आयन। ये वो H प्लस आयन है जो सल्फर डाइऑक्साइड को एक ब्लीचिंग एजेंट बनाता है। तो हमारे पास था कोई कलर्ड सब्सटेंस, मॉइस्ट फ्लावर पर मोस्टली हम ये टेस्ट लगाते हैं। कलर्ड सब्सटेंस था और उसने सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा प्रोड्यूस्ड नेसेंट हाइड्रोजन से रिएक्शन किया। इस नेसेंट हाइड्रोजन ने इस कलर सब्सटेंस को क्या किया, ब्लीच किया, और ब्लीच कर कर बना दिया कलरलेस सब्सटेंस। कलरलेस सब्सटेंस। अब बेटा अगर ये कलरलेस सब्सटेंस फर्दर एयर के एक्सपोजर में आता है, मतलब फर्दर मैं इसको एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में लाता हूं, तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन इसे क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी और ये सब्सटेंस फिर से कलर्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कलर्ड सब्सटेंस में। दैट इज बाय द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज टेम्परेरी। अब बात करता हूं सल्फर के ऑक्सी एसिड्स की। चैप्टर इज अबाउट टू फिनिश। सल्फर के ऑक्सी एसिड्स की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो सल्फर के कई सारे ऑक्सी एसिड्स हैं, जैसे सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, थायोनस एसिड, डाईथायोनस एसिड, थायोनिक एसिड, मार्शल्स एसिड, कैरोज एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। सबसे पहले आया मेरे पास H2SO3 प्लस 4 इज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, नाम है इसका सल्फ्यूरस एसिड। जैसा मैंने आपको बताया था, फ्री एसिड डज नॉट एग्जिस्ट बट इट हैज टू रिप्लेसेबल H प्लस आयन। एज वी कैन सी वी हैव 2 OH ग्रुप अटैच, दिस इज सिंगल बॉन्ड OH, वी हैव 2 OH ग्रुप अटैच। तो ऑक्सी एसिड में
सेंट्रल एटम से जितने OH ग्रुप अटैच्ड होते हैं ना, वही उसका एन फैक्टर होता है, तो इसका एन फैक्टर 2 है, इसलिए हमने लिखा है इट इज डायप्रोटिक एंड इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरा एसिड है बेटा H2SO4, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑयल ऑफ विट्रॉल, नाम है इसका दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड, जो बड़ा कॉमन नेम है। इट इज स्टेबल डाइप्रोटिक एंड अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऑल्सो एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्टेबल है, डाइप्रोटिक है। स्ट्रक्चर गलत बना दी है, यहां डबल बॉन्ड O आएगा और ये सिंगल बॉन्ड OH है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 OH ग्रुप अटैच्ड हैं, इसलिए ये भी डाइप्रोटिक है। अब मैं यहां बात करता हूं आपसे, स्ट्रक्चर ही गलत है, चलिए कोई बात नहीं। H2S2O3, यहां पर सल्फर के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, एक है +2 और एक है +6, इसे हम कहते हैं थायोसल्फ्यूरिक एसिड। ये फ्री एसिड भी एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब नेचर में ये H2S2O3 नहीं मिलता है, लेकिन इसके जो सॉल्ट्स हैं ना वो स्टेबल होते हैं। इसका सॉल्ट जो स्टेबल है, जिसे हम जानते हैं हाइपो के नाम से, Na2S2O3, और जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर सल्फर के साथ एक सल्फर ही अटैच्ड है। तो ये वाला जो सल्फर है ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, और ये वाला जो सल्फर है ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ये पूछ लेता है हमसे। अब आ गए हम किस पर, डाईथायोनिक एसिड पर। और जब हम डाईथायोनिक एसिड की बात करते हैं तो फॉर्मूला है H2S2O4। यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है +3, स्टेबल है, डाइप्रोटिक है, ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, एंड दिस इज इट्स स्ट्रक्चर। तो आप देख रहे हैं इसमें भी 2 OH ग्रुप अटैच्ड हैं, दैट्स व्हाई इट इज डाइबेसिक। अगला है डाईथायोनिक एसिड H2S2O6। यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, फ्री एसिड, मॉडरेटली स्टेबल है, लेकिन इसके सॉल्ट स्टेबल होते हैं। So this is the structure of H2S2O6। यहां पर भी आप देख रहे हैं कि 2 OH ग्रुप अटैच्ड हैं, मतलब ये भी क्या है, डाइप्रोटिक है। अगला एसिड है H2S2O7। यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, इसे हम ओलियम भी कहते हैं, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, और डाईसल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हियर इज द स्ट्रक्चर। देख पा रहे हैं कि कितने OH ग्रुप अटैच्ड हैं। We have 2 OH group attached here, that's why it is also diprotic. कैरोज एसिड H2SO5 की बात करूं, +6 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, इसे हम परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। स्टेबल है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। याद रखिएगा जब भी एसिड की जिक्र आती है तो हम सोचते हैं दे आर लिक्विड, बट H2SO5 इज अ स्टेबल क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका स्ट्रक्चर मैं यहां बना देता हूं, ये स्ट्रक्चर जो है वो रॉन्ग है। So this is the structure of Carose acid. Here one peroxide linkage is present. This one. Last acid is H2S2O8, which is Marshall's acid, peroxodisulfuric acid, और इसके salts को हम डाइसल्फेट्स कहते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये स्ट्रक्चर सही है। यहाँ पर भी peroxide linkage पाया जाता है। One peroxide linkage is found in Carose acid as well as Marshall's acid. So these are the oxy acids of sulfur. यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड की बात हमें करनी पड़ेगी। H2SO4 वेरी स्टेबल ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर है। इसे किंग ऑफ केमिकल भी कहा जाता है, सिंस इट इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल केमिकल्स इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। Manufacturing of sulfuric acid, that is preparation of sulfuric acid. So sulfuric acid can be prepared by the following process. Number 1, lead chamber process. lead chamber process में क्या होता है बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करते हैं हम इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। होमोजीनियस कैटालिसिस का केस है, क्योंकि रिएक्टेंट यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, और कैटलिस्ट यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड, दोनों ही गैसेस फॉर्म में है। That's why it is a case of homogeneous catalysis. और क्या बन जाता है, SO3। फर्दर उस फॉर्म्ड SO3 को जब हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें मिलता है H2SO4। ये देखिए,
SO2 की रिएक्शन आपने कराई किससे, NO2 से, सॉरी NO2 से, तो आपको क्या मिला, आपको मिला SO3 और साथ में NO को आपने फर्दर ऑक्सीडाइज किया, बना NO2, और ये जो SO3 बना है, ये SO3 वाटर के साथ रिएक्शन कर कर H2SO4 बनाता है। तो इतने कंफ्यूजिंग वे में रिएक्शन को याद ना करें, आप रिएक्शन को याद करें, 2SO2 प्लस O2 in presence of nitric oxide, that is NO, it will give you what, SO3। और ये जो SO3 है बेटा, जब ये फर्दर H2O के साथ रिएक्शन करता है तो आपको मिलता है H2SO4। सो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन नेम्ड एज लेड चैम्बर प्रोसेस। एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारे पास है इसका, उसे हम कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड का इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी है। तो इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस हम क्या करते हैं बेटा, फिर से मैं आपसे बात कर देता हूं, रिएक्शन तो वैसी ही है, दी है क्या, दी है 2SO2 plus O2 either in presence of vanadium pentoxide और presence of platinum, ये हमें देता है 2SO3। लेकिन हम मोस्टली किसे यूज करते हैं, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को यूज करते हैं। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस एज वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इज चीप एंड नॉट पॉइजन्ड बाय इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी से अफेक्टेड नहीं होता है और सस्ता भी है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, इकोनॉमिकली होना चाहिए, इसलिए हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को यूज करते हैं। अब बेटा ये जो SO3 बना, देखिए मैंने लिखा हुआ है V2O5 is however preferred since it is much cheaper than platinum and also is not poisoned by arsenic impurities. The favorable conditions for the maximum yield of SO3 are higher concentration of SO2 and O2, low temperature, high pressure. सर ये कहाँ से आई, तो बेटा all these conditions comes from ली शैटलियर प्रिंसिपल। आपको याद होगा हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था। तो SO3 जो हुआ वो फॉर्म हुआ और ये एब्जॉर्ब हुआ 98% H2SO4 में। तो SO3 की फर्दर रिएक्शन मैंने किससे कराई, H2SO4 से कराई बेटे। तो मुझे मिला ओलियम, डेट इज H2S2O7। और जब बेटा ये H2S2O7 यानी कि ओलियम फर्दर हाइड्रोलाइज होता है, यानी कि वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तो हमें मिलता है सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ आवर डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन। तो अब आप कहोगे सर H2SO4 बना रहे हैं, H2SO4 के साथ ही रिएक्शन करा रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा बेटा इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में जब H2SO4 बनेगा तो वो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन का बनेगा। इसके लिए लेवलिंग ऑफ ओलियम करना पड़ता है, एंड दिस इज द लेवलिंग ऑफ ओलियम। इससे मैं अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन का क्या बना सकता हूं, सल्फ्यूरिक एसिड बना सकता हूं। ये देखिए सेम रिएक्शन जो हमने बात की थी, इट इज OLEUM, दैट इज ओलियम। Contact process is preferred over lead chamber process because it gives 98% H2SO4 since it gives H2SO4 of greater purity 100%. Properties: H2SO4 का boiling point है 611 Kelvin, highly viscous है। क्यों viscous है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। It has strong affinity for water and a large amount of heat is evolved when it is mixed with water. H2SO4 is a strong diabasic acid. It neutralizes alkalis and liberate carbon dioxide from carbonates and bicarbonates like this. We have bicarbonate NaHCO3. We have carbonate Na2CO3. रिएक्शन करवा रहा हूँ H2SO4 के साथ और इसकी भी रिएक्शन करवा रहा हूँ H2SO4 के साथ। तो मैं क्या देख रहा हूं कि यहां पर आयंस का एक्सचेंज होगा, एंड थ्रू द एक्सचेंज ऑफ आयंस द प्रोडक्ट फॉर्म्ड हियर इज NaHSO4, here the product is Na2SO4. in both the reaction the product will be carbonic acid which is common. सर ये तो कार्बोनिक एसिड बना है, आपने तो कहा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। मैं कहूंगा हाँ बेटा कार्बन डाइऑक्साइड ही करता है,
क्योंकि कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एंड अनस्टेबल एसिड एंड डिकम्पोज्ड इनटू CO2 और H2O। CO2 और H2O। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया इसने। इट रिएक्ट विद मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स जो हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं टू इवॉल्व हाइड्रोजन एंड प्रोड्यूस SO2 ऑन हीटिंग लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स देन हाइड्रोजन। जैसे अगर बेटा मैं बोलता हूं कि मैं सोडियम की या मैं कैल्शियम की रिएक्शन कराता हूं H2SO4 से, ध्यान से देखना, अभी पुराना कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में चूंकि सोडियम और कैल्शियम हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं, यानी कि सोडियम एंड कैल्शियम आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे बेटा और बनाएंगे Na2SO4 और तुम्हें साथ में मिल जाएगा हाइड्रोजन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सिंपल। ऐसे ही कैल्शियम रिएक्ट करेगा, CaSO4 बनाएगा और साथ में बनाएगा हाइड्रोजन। यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यही हमसे बोल रहा है कि इट इवॉल्व हाइड्रोजन। अब बोल रहा है कि अगर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ रिएक्शन करी, तो आपको याद आ रहा होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले कॉपर के साथ रिएक्शन कराई थी, तो इट विल इवॉल्व व्हाट, इट विल इवॉल्व सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखें जरा, कॉपर की रिएक्शन करा रहा हूं H2SO4 से, तो ये क्या कर रहा है, इसे ऑक्सीडाइज कर रहा है CuO में, खुद रिड्यूस हो रहा है SO2 में, और क्या बना रहा है, वाटर। अभी हमने सल्फर डाइऑक्साइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ा था। फर्दर ये क्यूप्रिक ऑक्साइड रिएक्शन करेगा H2SO4 से, एक्सचेंज ऑफ आयंस होंगे और एक्सचेंज ऑफ आयंस के थ्रू बनेगा CuSO4, साथ में बनेगा H2O। तो आप देख लीजिए इसने सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व की। कोई भी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो मेटल्स जो हाइड्रोजन से नीचे आते हैं वो हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, वो एलिमेंट्स जो हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं वो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। देखिए H2SO4 की रिएक्शन हमने KOH से कराई, यानी कि एल्कली से कराई, तो बन गया K2SO4 साथ में वाटर। देख लीजिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और ये रिएक्शन मैंने कॉपर के साथ आपको अभी अभी बताई है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइज एज फॉलो। अब H2SO4 डिकम्पोज होकर हमको क्या देता है बेटा, ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है, और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये ही इसे अच्छा क्या बनाता है, ये इसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाता है। तो जब कार्बन यानी कि नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कराता हूं तो ये रिड्यूस होता है SO2 में और कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देता है CO2 में। चूंकि रिडॉक्स रिएक्शन है तो मुझे वाटर मिल जाता है। सल्फर के साथ रिएक्शन करा रहा हूं तो ये उसे SO2 में क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद भी SO2 में रिड्यूस हो रहा है। फॉस्फोरस के साथ करा रहा हूं तो ये बना रहा है H3PO4। क्या बना रहा है, H3PO4, और खुद रिड्यूस हो रहा है सल्फर डाइऑक्साइड में। HBr के साथ रिएक्शन करा रहा हूं तो ये Br- को ऑक्सीडाइज कर रहा है Br2 में और खुद रिड्यूस हो रहा है, देखो SO2 में। HI के साथ रिएक्शन करा रहा हूं तो ये I- को ऑक्सीडाइज कर रहा है I2 में और देखिए खुद रिड्यूस हो रहा है SO2 में। तो यहां से जो कॉमन बात मैं समझ सकता हूं ना, वो ये कि H2SO4 जिस भी रिएक्शन में एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा, वो दूसरी स्पीसीज को ऑक्सीडाइज कर कर खुद हमेशा सल्फर डाइऑक्साइड में ही रिड्यूस होगा। खुद हमेशा किस में रिड्यूस होगा, सल्फर डाइऑक्साइड में। तो आप देख लीजिए ये सारी रिएक्शंस हमें यही बात बता रही हैं। It react with number of salts. It liberate HCl from chlorides, H2S from sulfides and HNO3 from nitrates. It acts as a strong dehydrating agent as it can dehydrate sugar to sugar charcoal, मतलब carbon black, formic acid to carbon monoxide, oxalic acid to carbon monoxide and carbon dioxide, ethyl alcohol to ethylene। ये वाली जो रिएक्शन है ऑक्जेलिक एसिड के साथ वाली H2SO4 की, ये रिएक्शन बेटा एग्जाम में हमसे कई बार पूछी जाती है। एग्जाम में हमसे मैक्सिमम टाइम ये रिएक्शन पूछी जाती है। अरे भाई मैक्सिमम टाइम ये रिएक्शन पूछी। It is a good sulfonating agent also and is used for the sulfonation of aromatic compounds। ये आप किस में पढ़ते हैं,
एरोमेटिक कंपाउंड्स में पढ़ते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसकी सिंपल रिएक्शन भी बता देता हूँ। बैरियम क्लोराइड की रिएक्शन H2SO4 से करा रहा हूँ। बेटा आप सिंपल देखो, बैरियम क्लोराइड जब H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। ये देखिए बैरियम, ये SO4, बैरियम सल्फेट बना और HCl बना। देखिए बैरियम सल्फेट बना, HCl बना। ऐसे ही देखिए लेड जो है वो सल्फेट के साथ एसोसिएट होगा, मतलब एक्सचेंज करेगा, और हाइड्रोजन जो है वो इस नाइट्रेट के साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। तो क्या बन जाएगा? PbSO4 और साथ में HNO3। देखिए शुगर के साथ रिएक्शन कराई तो डिहाइड्रेट किया और बना दिया कार्बन। HCOOH कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। H2SO4 इसे डिहाइड्रेट करेगा और क्या बन जाएगा बेटा? CO। Uses: sulfuric acid is used in the preparation of sulfate fertilizers and superphosphate fertilizers. It is used in lead storage battery, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। It is used in the preparation of dyes, paints and explosive. It is used in textile and paper industry. बेटा ये uses बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। It is used for training of tanning as a dehydrating agent. अब मैं बात कर रहा हूं कि इसकी सोडियम थायोसल्फेट की, एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, कुछ एक रिएक्शंस इसकी काफी कॉमन है। तो सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3, it is manufactured by saturating a solution of sodium carbonate with sulfur dioxide which give a solution of sodium sulfide। ये देख लीजिए रिएक्शन हो रही है और हमें क्या मिल रहा है? रिएक्शन हो रही है और हमें मिल रहा है Na2SO3। अब ये जो Na2SO3 है ये फर्दर किसके साथ रिएक्शन करेगा? सल्फर के साथ, और जब ये सल्फर के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें बनाकर देगा Na2S2O3। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो सोडियम थायोसल्फेट एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, हाइड्रेटेड फॉर्म में। हम इसे क्या कहते हैं? हाइपो। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। सर नाम की वजह से इंपॉर्टेंट है? मैं कहूंगा नहीं। हाइपो का यूज यानी कि Na2S2O3 का यूज हम लोग फोटोग्राफी फिक्सेशन में करते हैं, मतलब जो पहले नेगेटिव बनते थे फोटोज के, उन नेगेटिव को डेवलप करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। किसके साथ? सिल्वर के हैलाइड्स के साथ, ईदर विद सिल्वर क्लोराइड और विद सिल्वर ब्रोमाइड। It melts at 320 Kelvin and loses its water molecules of crystallization on heating to 490 Kelvin. केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो हेलोजन के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ। इट इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लोरीन वाटर ऑक्सीडाइज सोडियम थायोसल्फेट टू सोडियम सल्फेट एंड सल्फर इज प्रेसिपिटेटेड। देख लीजिए रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन है। This property enables it to as an anti-chlor in bleaching agent. It destroy the unreacted chlorine in the process of bleaching. ब्रोमीन वाटर के साथ भी देखिए सेम रिएक्शन हो रही है। Na2SO4 बन रहा है, साथ में कोलाइडल सल्फर बन रहा है। जैसा मैंने आपको बताया था क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ इसकी रिएक्शन लगभग सेम होती है, मतलब वही कंपाउंड बन रहे हैं, बस क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एक्सचेंज हो रहे हैं। आयोडीन के साथ इसकी रिएक्शन जो है वो चेंज है। क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ सेम है, आयोडीन के साथ इसकी रिएक्शन में बनता है Na2S4O6 और आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ इसकी रिएक्शन सेम है, आयोडीन के साथ ये डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है और बनाता है Na2S4O6 सोडियम टेट्राथायोनेट। Therefore hypo is commonly used to remove iodine stains from the cloths। मतलब अगर आयोडीन के निशान लग गए हैं आपके कपड़ों पर तो आपको किसका यूज करना चाहिए? हाइपो का, क्योंकि हाइपो में आयोडीन कंप्लीटली सॉल्युबल होता है। एक्शन ऑफ हीट: जब मैं इसे गर्म करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? जब मैं इसे गर्म करता हूं तो मुझे मिलता है Na2SO4 और साथ में सोडियम पेंटासल्फाइड Na2S5। एसिड के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है NaCl, मतलब मैं Na2S2O3 की रिएक्शन HCl से करा रहा हूं तो मुझे NaCl मिल रहा है, SO2 मिल रहा है और सल्फर मिल रहा है। तो मुझे याद रखना है कि किसी भी एसिड के साथ नॉट ओनली विद HCl, विद H2SO4, विद HNO3, ये मुझे SO2 देगा और साथ में क्या देगा? सल्फर देगा। SO2 देगा और सल्फर देगा। हमें इन्हीं दोनों कंपाउंड से मतलब है जब हम हाइपो की रिएक्शन किससे कराते हैं? एसिड से।
सिल्वर हैलाइड्स के साथ, देखिए मैंने आपसे बात की थी कि सिल्वर हैलाइड्स के साथ जब मैं हाइपो की रिएक्शन कराता हूं तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और उस कॉम्प्लेक्स का यूज हम करते हैं नेगेटिव को डेवलप करने में। देख लेते हैं। Na2H2O3 AgBr के साथ रिएक्शन कर रहा है, कॉम्प्लेक्स बन रहा है Na3AgS2O3 होल ट्वाइस और साथ में बन रहा है NaBr। ये है सोडियम डाइथायोसल्फेट अर्जेंटेट 1 कॉम्प्लेक्स एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ हाइपो इज मेड यूज इन फोटोग्राफी। बार बार बोल रहा हूं, नेगेटिव डेवलप करने के लिए। हाइपो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी है, एक अच्छा कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग कंपाउंड भी है। देखिए, इट इज लार्जली यूज्ड इन फोटोग्राफी एज अ फिक्सिंग एजेंट। इट इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर फ्रूट प्रोडक्ट्स सच एज जैम एंड स्क्वैश, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज यूज्ड एज एन एंटी क्लोर इन ब्लीचिंग। It is used as a volumetric agent for the estimation of iodine. That is why its reaction with iodine is different. It is used in medicines. और यहाँ बेटा हमारा जो ऑक्सीजन फैमिली है वो समाप्त हो जाता है। हाइपो में एक ही रिएक्शन आपको याद रखनी है और वो रिएक्शन कौन सी है? सिल्वर सॉल्ट के साथ, जिसका यूज हम किसके लिए करते हैं? फोटोग्राफी फिक्सेशन के लिए करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।